नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की थी एक महत्वपूर्ण शासक है मारवाड़ के राठौड़ वंश का, और जिसका नाम है राव मालदेव। क्या नाम है? राव मालदेव। और राव मालदेव कल कंप्लीट नहीं हुआ था। काफ़ी कोशिश की थी कंप्लीट करने की, लेकिन नहीं हुआ था ना। तो राव मालदेव के बारे में लास्ट आपने कौन से बिंदु के ऊपर चर्चा की थी? सिवाना अभियान की थी, है ना। तो कौन कौन से इसने अभियान किए थे, ये बताओ पहले तो। हम्म सबसे पहले कौन सा अभियान किया था? भादरा जून का अभियान किया था। तो भादरा जून को अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद में, एक मिनट मैं वापस थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले भादरा जून, देखो ये जब शासक बना ना, इसका जो शासन काल रहता है वो 1531 से लेकर 1562 तक रहता है। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है। हालांकि इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी शासन काल एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से हमें पता होना चाहिए। जैसे शासक बना तो इसके पास एक तो जोधपुर रियासत थी, सॉरी जोधपुर परगना। क्या था? जोधपुर था। और सोजत था इसके पास। क्या था? सोजत इसके अधिकार में थे। उसके बाद में देखो, इसने, ये महत्वाकांक्षी शासक था, तो इसने अपना राज्य का विस्तार किया, अपनी रियासत का विस्तार किया। तो इसने भादरा जून को अपने अधीन कर लिया। तो भादरा जून को अपने अधीन कर लिया। भादरा जून के बाद में नागौर का अभियान किया। भादरा जून के किसको हराया था इसने? वीरा को हराया था। किसको हराया था? वीरा को हराया था। फिर नागौर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। नागौर का किसको हराया था? दौलत खां को हराया। दौलत खां। और दौलत खां के जो हाथी था उसका नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान। फिर जोश हाथी नाम। फिर उसके बाद में मेड़ता। मेड़ता किसको हराया था? वीरम देव को हराया था। फिर मेड़ता के साथ ही अजमेर आ गया था इसके, है ना। फिर जालोर। जालोर के किसको हराया था? हैं? सिकंदर को हराया था। फिर उसके बाद में, हैं, उससे पहले इसने सांचौर को भी जीत लिया था 1538 में, ना। 1538 में सांचौर। और फिर उसके बाद में बीकानेर को। और जो बीकानेर का शासक था उसका नाम क्या था? राव जयसी। क्या नाम था? राव जयसी। राव जयसी में हमने थोड़ा सा एक फैक्ट थोड़ा गलत हो गया था। गलत, इतना भी गलत नहीं था। मैंने राव जयसी के बारे में आपको लिखाया था कि राव जयसी ने शेरशाह सूरी से मदद ली थी, लेने की कोशिश की थी। लेकिन किसकी सहायता से? उसका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? नागराज। तो है ना, ये खुद नहीं गया था, इसने नागराज को भेजा था। किसको भेजा था इसने? नागराज को भेजा था। खुद राव जयसिंह नहीं पहुंचा था शेरशाह सूरी के पास। अब बीकानेर का जो अगला शासक बनता है राव जयसिंह, या अगला शासक नहीं, सॉरी, इस पे तो उसका मालदेव का अधिकार हो गया। अब राव जयसिंह के बाद में जो इसका उत्तराधिकारी है उसका नाम है कल्याणमल। क्या नाम है? राव कल्याणमल। तो राव कल्याण, तो राव कल्याणमल भी फिर इसके पास चल जाएगा, शेरशाह सूरी के पास। अभी नोतली को कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे जब शेरशाह सूरी के साथ इसका युद्ध करवाऊंगा उस समय लिख देंगे, है ना। ठीक है। अब हिंदुस्तान का जो बादशाह है शेरशाह सूरी, उसके साथ इसका युद्ध होगा, और जिसका नाम होगा गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा होगा? गिरी सुमेल का युद्ध। तो आप हेडिंग डाल सकते हो चाहे तो, गिरी सुमेल का युद्ध 1544। गिरी सुमेल का युद्ध। देखो, गिरी सुमेल कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इंपॉर्टेंट भी कर लेना इसको।
गिरी सुमेल का युद्ध 1540 में। कई लोग इसकी तिथि जनवरी बताते हैं, कई लोग फरवरी बताते हैं ना, तो जनवरी फरवरी में हुआ था। और देखो किस किस के बीच में हो रहा है ये। एक तरफ तो है शेरशाह सूरी, कौन है? शेरशाह सूरी। और एक तरफ है मालदेव। एक तरफ कौन है? मालदेव है, ध्यान रखना। देखो ये जो मालदेव है ना, ये कहाँ का शासक है? जोधपुर रियासत का शासक है। कहाँ का है? और ये पूरे हिंदुस्तान का शासक है। और ये काफी महत्वाकांक्षी शासक है और छोटी रियासत का शासक है। इनमें से पावरफुल मैन कौन है? वैसे तो शेरशाह सूरी है। अब शेरशाह सूरी के सामने अगर कोई छोटा राजा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ये थोड़ी बढ़ने देगा, उसको नहीं बढ़ने देगा ना। शेरशाह सूरी की स्टोरी क्या है वो बता देता हूँ। देखो भारत में एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम है मुगल वंश। कौन सा? मुगल वंश। और मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर के बाद में हुमायूं शासक बन गया था। और ये अफगानी शासक है। ये कैसा है? होने को तो मुसलमान है, देखो मुगल भी मुसलमान है और ये शेरशाह सूरी भी मुसलमान है, लेकिन अफगानी है। कैसा है? अफगानी शासक है। और ये हुमायूं मुगल वंश का शासक है, तो ये अफगानी था। इसने क्या करा, हुमायूं से दो युद्ध लड़े इसने, 1539 और 1540 में। आपने युद्धों का नाम सुना होगा, बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं हम, तोसा का युद्ध। तो इसने मतलब हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा था। एक तो चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में। तो कौन सा लड़ा था? चौसा का युद्ध 1539 में। और एक बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध कहते हैं। कौन सा कहते हैं? कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ये हुआ था 1540 में। तो इसमें इसने हुमायूं को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? हुमायूं को हरा दिया था। अब हुमायूं को हरा दिया तो विद्यार्थियों, हुमायूं दर दर भटक रहा था इधर उधर। ठीक है, पहले हिंदुस्तान में भटका, फिर बाहर चला गया था। शेरशाह सूरी का मालदेव के ऊपर एक आरोप लगता है। आरोप यह लगता है कि मालदेव ने हुमायूं की मदद की थी। इस शेरशाह सूरी का दुश्मन कौन है बताओ? हुमायूं। अगर हुमायूं की कोई सहायता कर, शेरशाह सूरी का कहने का मतलब क्या था कि मालदेव और हुमायूं की मुलाकात हुई थी, तो इसका मतलब इसने इसकी मदद की होगी, या दोनों हो सकता है इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे होंगे। तो ऐसा आरोप लगाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। किसके ऊपर? जोधपुर रियासत यानी मालदेव के ऊपर। ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वास्तव में दोनों की मुलाकात हुई थी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जो भी रहा, लेकिन गिरी सुमेल के युद्ध का एक कारण यह भी था कि शेरशाह सूरी ने मालदेव के ऊपर आरोप लगाया था कि वो हुमायूं से जाकर मिला था। एक बात तो ये रहेगी। इसके अलावा शेरशाह सूरी के पास कुछ लोग पहले चले गए जो भिड़काने का काम कर रहा है। कानों का कच्चा व्यक्ति है ये। कैसे? इसके पास एक तो गया था मेड़ता का शासक। राव मालदेव ने मेड़ता के शासक को पराजित किया था। नाम क्या था? वीरमदेव। तो वीरमदेव चला गया था। ठीक है, वीरमदेव ने जाके कहा कि साहब आप हिंदुस्तान के बादशाह, वो जो जोधपुर रियासत के शासक है, वो कहते हैं मेरे सामने हिंदुस्तान का बादशाह कहीं भी नहीं अड़ता है। कहने का मतलब अगर किसी के सामने आपको किसी के बारे में अगर किसी को भिड़काना है तो ऐसी बातें करनी पड़ेगी ना आपको। तो ऐसा इसने किया होगा। इसके अलावा जो नागराज है, बीकानेर का जो शासक था, उसका मंत्री था ये नागराज। नागराज भी इसके शेरशाह सूरी के पास चला गया था। एक बार गया था ना बीच में सहायता लेने के लिए। उसके अलावा जो बीकानेर का राव जैसी का बेटा कल्याणमल, वो भी इसके पास चला गया था। वो भी सहायता प्राप्त करना चाह रहा था मालदेव के विरुद्ध, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये हिंदुस्तान के बादशाह को मौका मिल गया इसके ऊपर आक्रमण करने का बहाना, और इसने इसके ऊपर आक्रमण भी कर दिया। और आक्रमण कब किया इसने विद्यार्थियों? 1544 में किया। और ये युद्ध हुआ, गिरी सुमेल नाम से युद्ध जाना जाता, पाली में युद्ध हुआ था। और ये इतिहास में काफी प्रसिद्ध युद्ध है क्योंकि इसमें एक कहावत और बोली थी इसने। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी इसमें हारने वाला था, लेकिन बच गया। वो तो हारा नहीं था। जीतने को तो फाइनल कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता था। और जब इसने बाद में, जब युद्ध जीतने के बाद में नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह का शुक्र गुजार करते हुए इसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। माना कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी पराजित हो जाता तो हिंदुस्तान की बादशाहत तो चली जाती ना इसके पास, चल जाती ना। एक छोटा सी रियासत का शासक इसको हरा देता। चलो लेके आप लोग
कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार मालदेव 1541 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में जोगी तीर्थ नामक, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुमायूं से मिला था। इसलिए हिंदुस्तान का बादशाह शेरशाह सूरी, ब्रैकेट में अफगानी शासक जरूर लिख लेना ना, शेरशाह सूरी ब्रैकेट में अफगानी शासक मालदीव से नाराज हो गया था। लिख लिए? हाँ, मालदीव से नाराज होगा तभी तो युद्ध करेगा ना, युद्ध हो गया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी के पास सहायता प्राप्त करने हेतु, सहायता प्राप्त करने हेतु मेड़ता का अपदस्थ शासक, पद पे नहीं है अभी है ना, मेड़ता का अपदस्थ शासक वीरमदेव लिख लिया, वीरमदेव कौमा बीकानेर का राजकुमार कल्याणमल, और बीकानेर के शासक राव जेतसी का मंत्री नागराज, बीकानेर के शासक राव जेतसी का मंत्री नागराज भी शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। देखो विद्यार्थियों, पाली में एक जगह थी पहले जिसका नाम था जैतारण। क्या नाम था? जैतारण। वर्तमान में तो ब्यावर जिले में आता है। किस में आता है? ब्यावर जिले में आता है। पहले किस में आता था? पाली में। एक नोट डाल सकते हैं, गिरी सुमेल युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरी सुमेल युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। गिरी सुमेल युद्ध को जैतारण युद्ध भी कहते हैं। और जैतारण को रेखांकित कर ले आप। जैतारण पहले कहां था? पाली में। वर्तमान कहां है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में। देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके दो प्रसिद्ध सेनापति है। किसके? मालदेव के, जैता और कुंपा। कौन है? और काफी विश्वास पात्र भी थे, लेकिन लास्ट में जाके इनमें कुछ बिगाड़ हो जाता है। अ, लिख लिया आपने? लिखो, मालदेव के दो प्रसिद्ध सेनापति थे। मालदेव के दो प्रसिद्ध सेनापति थे जिनका नाम जैता और कुंपा। कई बार पूछा जाता है जैता और कुंपा किसके प्रसिद्ध सेनापति रहे हैं? मालदेव के।
अब देखो विद्यार्थियों, मैं पुराना आ गया क्या? चलो कोई नहीं, पुराने से काम चला। देखो विद्यार्थियों, ये दिल्ली से आएगा, दिल्ली पड़ता है इधर। शेरशाह सूरी किधर से आएगा? दिल्ली से आएगा। और ये जोधपुर का जो शासक है, यहाँ का शासक है ये मालदेव। मालदेव कहाँ का शासक है? जोधपुर का है, ध्यान रखना। यहाँ का तो है मालदेव। और दिल्ली का शासक कौन है? शेरशाह सूरी, ध्यान रखना, शेरशाह सूरी। अब देखो, इसकी सेना इधर से आएगी, पहले पाली वाला हिस्सा था, मतलब यहाँ पे मान लो आप, है ना, थोड़ा इधर मान लीजिए। तो इसकी सेना तो यहाँ पे आके रुक जाएगी, इसकी, शेरशाह सूरी की। और इसकी सेना आके रुकेगी यहाँ पर, पास पास में, ज्यादा दूर नहीं है। एक की गिरी नामक स्थान पर रुकेगी और एक की सुमेल नामक स्थान पर रुकेगी, ध्यान रखना। तो लिखो, इस युद्ध में मालदेव ने गिरी नामक स्थान पर, मालदेव ने गिरी नामक स्थान पर अपनी सेना का पड़ाव डाला ना। युद्ध करते हैं उससे पहले सेना एकत्रित होती है ना एक जगह जाके। अपनी सेना का पड़ाव डाला, मतलब अपनी सेना का कैंप कहाँ लगाया इसने? गिरी नामक गांव में। और गिरी कहां पड़ता है? उस समय पाली में पड़ता था ना। अभी ये दोनों ही अजमेर उसमें ब्यावर में आ गए अब, ठीक है। तथा शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी ने सुमेल गांव, पाली पड़ता है, अब अजमेर में उसमें ब्यावर में पड़ने लग गया। सुमेल गांव के पास ही बाबरा नामक स्थान पर, ढाणी होगी छोटी मोटी, है ना, बाबरा नामक स्थान पर अपनी सेना का पड़ाव डाला। तो अगर बड़े बड़े स्थानों का नाम याद रखना आपको, तो आप एक तो इधर गिरी का नाम याद रख ले, इधर कौन सा रखेंगे? सुमेल का, ध्यान रखना। और ये दोनों गांव जो आते हैं वो जैतारण तहसील में आते हैं। कौन सी में आते हैं? जैतारण में आते हैं। जैतारण पहले पाली में था और अभी वर्तमान में ब्यावर में आ गया है। अपनी सेना का पड़ाव डाला, दोनों अपनी अपनी सेना के कैंप लगाएंगे ना। अब देखो विद्यार्थियों, मालदेव के सेनापतियों का नाम लिखा है मैंने आपको, क्या नाम है? जैता और कुंपा। ये काफी विश्वास पात्र सेनापति थे। लेकिन आपको पता है कि डायरेक्टली तो शेरशाह सूरी ने जैसे इसके ऊपर आक्रमण किया ना, तो शुरू में मालदेव की जीत हो रही थी। किसकी हो रही थी? मालदेव की जीत हो रही थी। अब इनको लग गया कि अगर सही तरीके से हम युद्ध लड़ेंगे ना मालदेव से, तो हम हार जाएंगे। तो इसने कूटनीति का अनुसरण किया। किसका? कूटनीति का। राजनीति में कूटनीति होना जरूरी है। एक शासक को कूटनीति भी आना जरूरी होती है, क्योंकि युद्ध में कोई दोस्त नहीं होते, दुश्मनी होते सामने। तो ये अच्छा कूटनीतिज्ञ था। तो इसने क्या करा, इसके जो जैता और कुंपा है ना, उसके पास धन भिजवा दिया। क्या भिजवा दिया? धन भिजवा दिया। और धन भिजवा के मालदेव के पास सूचना चल गई कैसे भी करके कि भाई आपके जो जैता और कुंपा है वो तो बिक चुके हैं। आप विश्वास नहीं करते हो तो इनका जो कैंप लगा हुआ उसमें जाके चेक कर लो कि इनके पास धन है कि नहीं है। तो इसने गुप्त रूप से रखवाया था इसके कैंप में धन, ध्यान रखना। किसने? शेरशाह सूरी ने रखवाया था। तो अब जैता और कुंभ, मालदेव ने चेक किया जैता और कुंपा के पास, तो वहां पर उसको धन वगैरह मिल गया। मिल गया तो इनके ऊपर इसका विश्वास टूटेगा कि नहीं टूटेगा? विश्वास टूट गया। और विश्वास टूट गया तो मालदेव युद्ध छोड़ के चला गया। तो भाई मेरे हारना थे, मेरे जो प्रमुख सेनापति थे वही दुश्मन के साथ मिल गए, तो मैं तो हारूंगा। और वास्तव में मिले नहीं थे, फिर ये चले गए। बाद में इनको पता लगा कि जो जोधपुर के शासक है हमारे महाराजा, वो तो युद्ध मैदान छोड़ के चले गए। कारण क्या था? कि हमारे ऊपर अविश्वास। फिर बाद में इन दोनों ने पूरा अपनी जितनी भी पावर थी उसके साथ इनके साथ युद्ध लड़ा, लेकिन बाद में दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे युद्ध लड़ते हुए। यानी कि वास्तव में उसके साथ मिले नहीं थे। उन्होंने अपनी कूटनीति की दृष्टि से ऐसा एक भ्रम फैला दिया था। चलो लिखो, इस युद्ध में
ये तो इसके सेनापतियों के बारे में लिखने की तो आवश्यकता नहीं ना। इस युद्ध में शेरशाह सूरी के साथ, इस युद्ध में शेरशाह सूरी के साथ मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल भी साथ में था। अब ये दोनों तो राजपूत है, मुस्लिम शासक का साथ दे रहे हैं, क्यों? इनको एक राजपूत ने पहले भगा दिया है, इनकी रियासतों से खदेड़ दिया, युद्ध किया था इनके विरुद्ध, राव कल्याणमल। अब देखो, युद्ध जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो उसके पहले का कुछ घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम मैं सुना देता हूं, लिख लो आप उसको। और ये जो घटनाक्रम लिखा रहा हूं, मैं लिखा रहा हूं विद्यार्थियों मुणोत नेणसी के अनुसार। किसके अनुसार? मुणोत नेणसी के अनुसार। तो लिखे आप लोग, नोट डाल ले, मुणोत नेणसी के अनुसार शेरशाह सूरी ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए, शेरशाह सूरी ने, फिर आगे इतिहासकार युद्ध के परिणाम के बारे में तर्क वितर्क करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अगर वो अपनी कूटनीति का परिचय नहीं देता, कूटनीति नहीं रचता, तो हो सकता है उसको हारना पड़ता। किसको? शेरशाह सूरी को। मुणोत नेणसी के अनुसार शेरशाह सूरी ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए मेड़ता के वीरमदेव के माध्यम से, मेड़ता के वीरमदेव के माध्यम से जैता और कुंपा, जैता और कुंपा के पास धन भिजवाया, धन भिजवाया, और मालदेव के पास मालदेव के पास जाली पत्र भिजवाया, जाली पत्र भिजवा दिया, जिससे मालदेव युद्ध मैदान या युद्ध भूमि लिख सकते हैं, युद्ध भूमि से भाग गया। रात में चला गया वो, तो सुबह उठा तो महाराज मिले ही नहीं, जैता और कुंपा को भिजवाया। उनमें क्या लिखा है? युद्ध भूमि से भाग गया। और इस युद्ध में जैता और कुंपा युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और जीतेगा कौन इसमें? अतः इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुए। अब शासक को तो नहीं हरा पाए, है ना, शासक ने तो युद्ध ही नहीं लड़ा, लेकिन उसकी जो सेना और सेनापति, उनको तो हरा दिया ना इन्होंने। शासक आया था युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से वो चला गया युद्ध मैदान। अब देखो, जब शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत गया और जीतने के बाद में उसने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद में खुदा का शुक्रगुजार करते हुए उसने जो वक्तव्य बोला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखो, इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए
हिंदुस्तान की बादशाह खो देता हूं। ठीक है, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, भावार्थ यही है ना। इंपॉर्टेंट कर लेना इस सेंटेंस को, ये जो इनका कथन है इसको ध्यान रखना, यहां से कई बार पूछा गया है। अब देखो ये युद्ध कहां पर हुआ है, मतलब उस समय का जो तत्कालिक जैतारण क्षेत्र था उसमें हुआ है। पहले पाली में था, वर्तमान में ब्यावर में है। अब यहां से वो जो मालदेव है वो कहां चला गया, जोधपुर की तरफ चला गया। कहां चला गया, जोधपुर की तरफ चला गया। अब शेरशाह सूरी इसके बाद में कहां पर आक्रमण करेगा, जोधपुर के ऊपर आक्रमण करेगा। लिखिएगा, युद्ध मैदान से मालदेव जोधपुर की ओर चला गया। यह है शेरशाह सूरी, ध्यान रखना। जोधपुर की ओर चला गया। तो शेरशाह सूरी ने, एक मिनट, शेरशाह सूरी गया मालदेव गया, हाँ मालदेव चला गया। तो शेरशाह सूरी ने खवास खां, नाम याद रखना, और ईसा खां, खवास खां और ईसा खां को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब विद्यार्थी, जोधपुर में कौन बैठा है, मालदेव। मालदेव यहां से भाग गया, मालदेव यहां से भाग के सिवाना चला गया। कहां चला गया, और आपको पता है मैंने सिवाना के बारे में लिखा है कि सिवाना एक ऐसा दुर्ग है, सिवाना एक ऐसा क्षेत्र है जो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। क्या है, शरण स्थली, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, तो वहां छुप जाते हैं लोग जाकर। अब देखो क्या लिखा लास्ट बोलना, भेजा, और इन्होंने जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया, जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। तथा मालदेव सिवाना की ओर भाग गया। ये चला गया, चला गया और भाग गया में अंतर होता थोड़ा सा का ना, चला गया। सिवाना को रेखांकित कर लो, पहले बाड़मेर में, वर्तमान बालोतरा। पहले कहां था, बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था, वर्तमान बालोतरा में आता, उधर की चलो आ गया। अब देखो जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया, शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। अब शेरशाह सूरी तो यहाँ बैठा नहीं रहेगा, किसी न किसी को यहाँ पर नियुक्त करेगा। नोट, शेरशाह सूरी ने जोधपुर को जीतने के बाद यहाँ का प्रशासक खवास खां और ईसा खान नियाजी को, पूरा नाम है इसका ना, ईसा खान नियाजी को सौंप दिया था। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल का युद्ध किया, गिरी सुमेल युद्ध को जीत लिया, और जीतने के बाद में अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया। एक सेना का भाग
खवास खां और ईसा खां के नेतृत्व में जोधपुर की तरफ भेज दिया और एक भाग को अजमेर की ओर भेज दिया। कहाँ भेजा? अजमेर की ओर। ये अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जानकारी देता है, क्योंकि उस समय के जो तात्कालिक इतिहासकार है वो मारवाड़ वाले अलग जानकारी देते हैं, जो मुस्लिम इतिहासकार है वो अलग जानकारी देते हैं। तो लिखें आप लोग, अब्बास खां सरवानी, नोट डाल के लिखना। अब्बास खां सरवानी ने अपनी पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, क्या नाम पुस्तक का? तारिक ए फिरोज शाही में उल्लेख किया कि इस विजय के बाद में, गिरी सुमेल की विजय के बाद की बात है, इस विजय के बाद में शेरशाह सूरी ने अपनी सेना को, मैं किसके अनुसार लेकर रहा हूं ये बात? अब्बास खान शेरवानी के अनुसार लेकर रहा हूं, अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में बांट दिया था, दो भागों में बांट दिया था। देखो, दो भागों में बांट दिया था, लिखना। एक भाग तो खवास खां और ईसा खां नियाजी, एक भाग तो खवास खां और ईसा खां नियाजी के नेतृत्व में जोधपुर की ओर गया था। सेना का एक भाग किधर गया? जोधपुर की ओर गया। और किसके नेतृत्व में गया था? खवास खां और ईसा खां। और इन्होंने जोधपुर पर अपना अधिकार भी कर लिया, ध्यान रखना। और एक भाग गया अजमेर की तरफ, किधर गया? अजमेर की ओर गया। और अजमेर की ओर गए, इस सेना का नेतृत्व स्वयं शेरशाह सूरी कर रहे थे। अब अजमेर की तरफ जाएगा तो अजमेर की तरफ को घूमने के लिए तो जाएगा नहीं, अजमेर के ऊपर क्या करेंगे? ये अपना अधिकार करेंगे, ध्यान रखना। देखो, दूसरा भाग को स्वयं लेकर अजमेर पहुंचा और उसने अजमेर पर आसानी से अपना अधिकार कर लिया। अजमेर पर किसने अधिकार कर लिया? शेरशाह सूरी ने आसानी से अपना अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार कौन करेंगे? ये ईसाकार खवास का करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन किसके सेनापति? ये शेरशाह सूरी के ही है, तो शेरशाह सूरी का अधिकारी माना जाएगा। और ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों, 524 दिनों तक जब इसने अधिकार किया था, उसके बाद में शेरशाह सूरी का जोधपुर पर 524 दिनों तक शासन रहा था। एक नोट डाल सकते हो, शेरशाह सूरी का जोधपुर पर 524 दिन, कितना? 524 दिन, यानी एक साल और कुछ दिन ही हो गए। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उसके बाद देख लो 524, यानी 2 साल पूरा भी नहीं रहा। क्योंकि 44 में तो ये युद्ध लड़ा था इन्होंने। कब लड़ा था? 1544 में तो युद्ध हुआ था, कोई जनवरी बताता, कोई फरवरी बताता है। तो 1544 की शुरुआत में युद्ध हुआ, तो 1544 पूरा मान लीजिए, एक साल पूरा। और 1545 में तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और इसके शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं आए, फिर वापस शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराकर हुमायूं वापस क्या बन जाता है? हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बन जाता है, ध्यान रखना। लिखो, कितने दिन रहा था? क्योंकि 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान, कालिंजर अभियान के दौरान, कालिंजर पड़ता विद्यार्थी ओडिशा में, कालिंजर दुर्ग कहाँ है? ओडिशा। कालिंजर अभियान के दौरान
एक बारूद का गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अभी तक मालदेव जिंदा है, मालदेव अभी तक मतलब मरा नहीं है, ना पकड़ा गया है, भाग गया ना वहां से, जोधपुर से किधर चला गया, सिमरा की ओर चला गया। अब जैसे मालदेव को पता लगा कि 1545 में कौन मारा गया है, शेरशाह सूरी मारा गया, तो तुरंत ये क्या करता, वापस जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार फिर इनका जोधपुर पर कितने समय तक शासन रहेगा, 524 दिनों तक। क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। देखो विद्यार्थियों, कई बार जैसे मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की हम बात करते हैं, तो उसमें नाम आता है हरकाबाई का। किसका नाम आता है, हरकाबाई का नाम आता है, जो कि कछवा राजवंश की राजकुमारी थी। और अकबर से इसकी शादी होती है। किससे होती, अकबर से। तो देखो, पहले बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, बीच में शेरशाह सूरी, वापिस हुमायूं, फिर कौन आता है, अकबर आता है। लेकिन विद्यार्थियों, अकबर से पहले भी कई मुस्लिम शासकों के साथ वैवाहिक संबंध हिंदुओं ने बनाए हैं। जैसे इस मारवाड़ का जो शासक है, ये खुद मालदेव अपनी बेटी की शादी करेगा, ध्यान रखना। लेकिन किससे करेगा, इसके शेरशाह सूरी का जो पुत्र है उससे। अब बताओ, ये मुस्लिम है कि नहीं है, लेकिन मुगल नहीं है, ये अफगानी है मुसलमानी। आगे लिखो, क्या लिखा आपने, पुनः अधिकार कर लिया। लिखो, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित क्षेत्रों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। एक तो जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर, पोखरण, हलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, और मेड़ता। मेड़ता के पीछे पड़ गया ये। लिख लिया। अब लिखो मालदेव की पुत्रियों के नाम। मालदेव की पुत्री, चलो, मालदेव का पिता का नाम क्या था, राव गंगा। और इसने अपने पिता को ही मार दिया था, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रथम पितरहंता भी कहते हैं। पुत्रियों का नाम लिखो विद्यार्थियों। एक का नाम था कनकबाई। क्या नाम था, कनक बाई। और दूसरी का नाम था लालबाई। लालबाई लिखो। मालदेव ने अपनी पुत्री कनकबाई का विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ किया था। सुल्तान महमूद के साथ किया था। तो गुजरात का जो सुल्तान था महमूद, उसके साथ इसने किसका विवाह किया था, कनकबाई का विवाह किया था। तथा लालबाई का विवाह इस्लाम शाह के साथ किया, जो कि शेरशाह सूरी का पुत्र था।
शेरशाह सूरी तो मारा गया, अब उसके उत्तराधिकारी भाई दोबारा इस पर मतलब मारवाड़ के ऊपर आक्रमण ना करे, इसलिए इनके साथ भी क्या बना लिया, वैवाहिक संबंध बना लिया। और उस समय का जो गुजरात का शासक था सुल्तान मोहम्मद, तो उसके साथ भी इन्होंने क्या कर लिया, वैवाहिक संबंध बना लिया। अपनी सीमा को उधर से गुजरात की तरफ से मजबूत कर ली इसने। लिख लिया। अब लिखें आप मालदेव के द्वारा बनाए गए दुर्ग, मालदेव के द्वारा बनाए गए दुर्ग, स्थापत्य देख लेते हैं कौन कौन से दुर्ग बनाए थे इसने। कई बार ऐसा पूछा जाता है, कोई भी दुर्ग का नाम दे देता है कि दुर्ग किसने बनवाया, या निम्नलिखित में से कौन सा मालदेव ने बनाया है या नहीं बनवाया। तो पोखरण दुर्ग, पोखरण दुर्ग कहां पड़ेगा बताओ, जैसलमेर। पोखरण दुर्ग जैसलमेर। इसके अलावा सोजत का दुर्ग, सोजत दुर्ग ये कहां पड़ेगा, पाली में। सोजत की तो मेहंदी भी काफी फेमस है ना। सारण की पहाड़ियों का नाम सुना होगा आपने, तो सारण का दुर्ग, सारण का दुर्ग पाली में पड़ता है, सारण का दुर्ग। मालकोट का दुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि मालकोट का दुर्ग है कहां पर, दूसरा ये पूछा जाता है बनवाया किसने था। और मैंने कहा ना एक रियासत से बड़ा लगाव था इसका, किससे, मेड़ता से। तो मालकोट का दुर्ग कहाँ है भाई, मेड़ता नागौर में, अभी वर्तमान में। मेड़ता कौन से जिले में आता है वर्तमान में, नागौर में आता है, ध्यान रखना। उस समय मेड़ता और नागौर रियासत अलग थी, रियासत काल में पढ़ते हैं तब, लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो मेड़ता कौन से जिले के अंतर्गत आता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक किला है जिसका नाम क्या है, मालकोट दुर्ग, ध्यान रखना। तो बनाया किसने था ये, मालदेव के समय की हम कुछ साहित्यिक स्थिति देख लेते हैं कि साहित्यिक स्थिति कैसी थी। तो लिखो मालदेव के समय का साहित्य, ये तो स्थापत्य हो गया था, गुरु किस में आते हैं, स्थापत्य में आता है, साहित्य। लिखो इनके शासनकाल में ही नरसेन ने दिन रात्रि दिन रात्रि कथा नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सा ग्रंथ की रचना की, कौन सी पुस्तक लिखी विद्यार्थियों, दिन रात्रि कथा। ये विद्यार्थियों जैन साहित्य से संबंधित है, ये मतलब हम ये कह सकते हैं एक जैन कृति है ये, रचना। कृति का मतलब क्या होता है, रचना, जो कि एक जैन कृति या रचना है। लिख लिए। अगला लिखो, इसी के शासनकाल में दूदो विरसाल के द्वारा दूदो विरसाल के द्वारा रतन सिंगरी वैली, रतन सिंह री वैली की रचना की। रतन सिंगरी वैली। देखो भाषा के मैंने आपको दो रूप बताए हैं, कौन कौन से, एक तो डिंगल और एक पिंगल। तो देखो पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है, तो कौन सी शैली में होगी ये रचना बताओ, डिंगल शैली में। रतन सिंगरी वैली को रेखांकित कर लो, तो लिखना है ये डिंगल शैली में है। भाषा की कौन सी शैली में है ये, डिंगल शैली में रचित है।
लिखो, अखो भणोत के द्वारा अखो भणोत के द्वारा देईदास देईदास जेतावत्री वेली जेतावत्री वेली की रचना की गई। तो विद्यार्थियों, इसी के शासन काल में ये जो मुख्य रूप से ग्रंथ है, दिन रात्रि कथा, रतन सिंगरी या देईदास जेतावत्री वेली, इनका नाम याद रखना। अब जब कोई रचना आती है तो उसका लेखक का भी कई बार पूछ लेते हैं, जरूर थोड़ी शासक का नाम ही पूछे। इसकी रचना किसने की है? नरसेन ने। इसकी दूधो विरसाल ने, और इसकी अखो भणोत ने की, ध्यान रखना। आपको पता है इसकी शादी भी हुई थी राव मालदेव की, और राव मालदेव की एक रानी थी जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठने का कारण अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। तो लिखो, एक पॉइंट डाल लो, रूठी रानी। जो रूठी रानी के बारे में सारी बातें लिखा देता हूं मैं। मतलब इसका विवाह किसके साथ हुआ था? रूठी रानी के साथ हुआ था, ध्यान रखना। रूठी रानी का महल अजमेर में है। कहां पर है? तारागढ़ की जो तलहटी है ना, वहां पर है, ध्यान रखना, रूठी रानी का महल। रूठी रानी, उमा देवी कहते हैं, इसका नाम क्या है? उमा देवी, रूठी रानी। लिखो, एक इतिहासकार है विद्यार्थियों, उसका मैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार लिखा रहा हूं। किसके अनुसार लिखा रहा हूं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग स्रोत आपको अलग अलग जानकारी देंगे इस रूठी रानी के बारे में। तो लिखो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चलो एक काम करता हूं, इनका रेफरेंस दे दो। इन्होंने एक पुस्तक लिखी विद्यार्थियों, राजस्थान का इतिहास। कौन सी? मैं जो भी बातें लिखा रहा हूं, ये राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। और ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कौन है? राजस्थान के इतिहासकार है, राजस्थान का इतिहास लिखा है इन्होंने। और इनकी जो पुस्तक है वो ऑथेंटिक है। जैसे माना है कि मैंने राजस्थान का इतिहास की पुस्तक लिखी ना, वो ऑथेंटिक नहीं है। वो किस में आती है? वो गाइडों में आती है। किसमें काउंट होती है? किताब और गाइड में अंतर होता है। जैसे आप 9th 10th की ये जो भी किताब, ये किताबें होती है, ये गाइड नहीं है, ध्यान रखना। तो इसी प्रकार इसने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास। और लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? गोपीनाथ शर्मा। तो कई बार हम किताब का नाम नहीं लिखा कि डायरेक्ट लेखक का अनुसार बताते हैं कि भाई इस लेखक ने ये माना है, तो इसके अनुसार बात कर रहे हैं हम। देखो, मालदेव का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1531 से लेकर 1562 तक रहा है विद्यार्थी। तो ये कहता है कि 1536 में इसका विवाह हुआ था। किसका? मालदेव का। ये डेट कहां से निकल के आई है? राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक, जो कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है। आपने लिखा होगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ब्रैकेट में इस पुस्तक का नाम लिख लो आप, राजस्थान का इतिहास। पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास। देखो, 1536 में राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के के रावल लूणकरण रावल लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ हुआ था। मतलब इसका मतलब यह है कि उमादे को रूठी रानी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है उमादे को किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी क्यों कहा गया, उसके पीछे की कहानी अलग है, लेकिन विवाह तो हुआ है, इसका मतलब इसका। रूठी रानी का ही दूसरा नाम क्या है भाई?
मूल नाम उमादे ही है वैसे, है ना। उमादे कौन है, कहाँ की राजकुमारी है, जैसलमेर की राजकुमारी, किसकी बेटी है, रावल लूणकरण की। लूण, आपको पता है जैसलमेर में जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है भाटी वंश। तो लूणकरण कौन से वंश का है, तो वहां उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप भाटी वंश का। कौन से वंश का है, भाटी वंश का। और इधर देखो मारवाड़ वाले या जोधपुर वाले हैं, ये राठौड़ वंश के हैं। अब देखो विद्यार्थियों, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये रावल लूणकरण है ना, इसको सल्टाना चाहता था। किसको, मालदेव को। लेकिन विवाह के दौरान ही इसको पता लग जाता है मालदेव को। तो इस वजह से फिर ये जीवन भर इसको नहीं अपनाता, मतलब किसको, उमादेव को नहीं अपनाता है, और इससे द्वेषता रखता है। और ये फिर रूट के कहाँ चल जाती है, जोधपुर छोड़ के अजमेर की तरफ आ जाती है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जानकारी देते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई सौगरात के दिन ये किसी क्या बोलते हैं उनको, दासिया, किसी दासियों के साथ शराब के नशे में था, खुद उसके कमरे में नहीं गया था, उस वजह से रूठ गई थी। लिखिएगा, किसी कारणवश लूणकरण ने मालदेव को मारने का इरादा किया। मार नहीं पाया, केवल सोचा था, इरादा किया। तो लूणकरण की रानी, अब बेटी की मां थोड़ी चाहेगी उसका जवाई मर जाए, की रानी ने एक पुरोहित, पंडित होता ना, पुरोहित, राघव देव, राघव देव की, या राघव देव के द्वारा यह सूचना मालदेव तक भिजवा दी। घर का भेदी लंका ढाए। तो इरादा फेल होगा कि नहीं होगा फिर इसका बताओ। सूचना भिजवा दी, संभवतः इसी कारण से मालदेव उमादे से अप्रसन्न हो गया। अब कोई पुरुष या कोई पति अपनी पत्नी से रूठ जाता है, तो कई पत्नियां तो होती मनाती है, और कई पत्नियां मनाती नहीं, खुद भी रूठ के चल जाती है। अप्रसन्न हो गया, और उमा देवी मालदेव से रूठ गई। तभी से उमा दे रूठी रानी कहलाई। तभी से क्या कहलाई वो, रूठी रानी कहलाई। अब वो जोधपुर छोड़ के कहाँ गई, अजमेर आ गई, और अजमेर में तारागढ़ की तलहटी में रहने लगी। देखिएगा, तथा अजमेर के तारागढ़ की तलहटी में रहने लगी। अब भाई इसका एक साक्ष्य मिलता है, एक पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है हमें। साक्ष्य क्या मिलता है, इसका महल मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, महल है, रूटी रानी का महल है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए रूटी रानी का महल कहाँ है, अजमेर के तारागढ़ की तलहटी में, ध्यान रखना। यहाँ पर, यहाँ पर कहाँ पर, अजमेर में, मतलब जो अजमेर की तलहटी लिखा है ना आपने, तारागढ़ की तलहटी लिखा, उसको रेखांकित करके लिख सकते हैं। यहाँ पर रूटी रानी का महल भी बना हुआ है। अब देखो विद्यार्थियों, शादी कब हुई, 1536 में हुई, रूट के अजमेर में रहने लग गई। बात है 1544 की, कब की, 1544 की बात है।
जब शेरशाह सूरी जोधपुर के ऊपर आक्रमण कर रहा था और युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, कौन सा होता है? गिरी सुमेल का युद्ध होता है। अब देखो, जब अपनी रियासत के ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करता है तो सारे लोग ज्यादातर एक हो जाते हैं, ठीक है, और कोई रूठा हुआ है तो उसको भी बुलाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको पता है ये इधर से आ रहा था, बीच में हो सकता है शेरशाह सूरी को पता लग जाए कि इसकी एक रानी रूठ के कहाँ बैठी है, अजमेर में बैठी है, तो उसके साथ कोई अनहोनी ना कर दे। तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति होता है, जीवन भर इनकी व्यवस्था रही आपस में, बनी नहीं, लेकिन फिर भी मालदेव ने एक संदेश भिजवाया किसके पास? रूठी रानी के पास, कि भाई मारवाड़ के ऊपर, जोधपुर के ऊपर आक्रमण कर रहा है शेरशाह सूरी, तो आप एक काम करो, जोधपुर पधारें। अब जोधपुर उसको बुलाया गया, तो मालदेव के तो और भी तो रानियां थी, तो दूसरी रानी उससे व्यवस्था रखेगी कि नहीं रखेगी? रखेगी ना। तो दूसरी रानियों ने, विद्यार्थियों, कैसे भी करके दूसरी रानी यह चाहती थी कि वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पुराना प्रेम जग जाएगा इनका, ठीक है। तो उन्होंने फिर ऐसा षड्यंत्र रचा, वहां की रानियों ने, महिलाओं ने रचा वो षड्यंत्र। क्या रचा था उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे हम। लिखो पहले। जब शेरशाह सूरी ने, हालांकि उस युद्ध की हम अलग से चर्चा कर चुके हैं आपके सामने, है ना। जब शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, ब्रैकेट में गिरी सुमेल युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? गिरी सुमेल युद्ध। तो उसी समय, मतलब पहले, थोड़ा युद्ध होने से पहले, है ना, तो उसी समय राव मालदेव ने, यह है उमादे, राव मालदेव ने ईश्वर सिंह, नहीं ईश्वर सिंह नहीं, ईश्वर दास, कारण होते हैं, ईश्वर दास के माध्यम से उमादे के पास जोधपुर आने के लिए संदेश भिजवाया। तो संदेश कौन लेकर आया था? ईश्वर दास लेकर आया था। और ये रानी कहां बैठी हुई थी बताओ? अजमेर में थी। और मैसेज कहां से लेकर आया था ये? जोधपुर से लेकर आया था। और भिजवाया किसने था इसको? मालदेव ने भिजवाया था, राजा था वो। और जोधपुर में अन्य रानियां भी है। अब ये तो रूठ के बैठी थी, नाराज थी, लेकिन उसको पता है पति के ऊपर आक्रमण होने वाला है। लास्ट में जाके अगर पति के ऊपर संकट आता है तो पत्नी उसके साथ हो जाती है, वैसे साथ नहीं रहती, ठीक है। तो ये लास्ट में जाके राजी हो जाती है, मतलब जोधपुर जाने के लिए क्या हो जाती? राजी। लिखिएगा, संदेश भिजवाया, क्या बोलना, एक मिनट, क्या लिखा था? संदेश भिजवाया जिस पर उमादे, ब्रैकेट में रूठी रानी, जोधपुर आने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, जो भी लिखना चाहते हो, जोधपुर आने के लिए राजी हो गई। अब देखो विद्यार्थियों, इन रानियों को टेंशन होने लगी, जो अन्य रानियां ना, इनको। तो इन्होंने क्या करा विद्यार्थियों? आशा भारत, कारण होते हैं ना, आशा भारत के माध्यम से इस रूठी रानी, जैसे जोधपुर पहुंचने वाली थी ये, कहाँ पहुंचने वाली थी ये? अजमेर से कहाँ रही थी? जोधपुर पहुंचने वाली थी, उससे पहले आशा भारत जाकर इससे मिली। ये आशा भारत लेडी है, ध्यान रखना, जेंट्स नहीं है। आशा भारत क्या है? महिला। ब्रैकेट में हम अब लिखा दूंगा मैं आपको जब लिखाऊंगा, जब महिला जब इससे मिली, और इसने एक दोहा सुनाया इसको, किसको? रूटी रानी को। क्या दोहा सुनाया? ये दोहा है, मान रखे तो पीऊ तज और पीऊ रखे तज मान, दो दो गयंद न बंदई, हेको खंबू ठाण। इसका अर्थ देख लीजिए, मान रखना है तो पति को त्याग दे, क्योंकि आप 10 साल से, पिछले 5-7 साल, जितने भी साल है उससे साल से छोड़ रखा आपने, पति को त्याग दे। पर पति रखना है तो मान को त्याग दे,
लेकिन दो दो गायों का एक ही स्थान पर बांधा जाना असंभव है। ये दोहा सुनकर टेंशन में चली गई और इसने जोधपुर नहीं जाने का क्या ले लिया, निर्णय ले लिया कि मैं जोधपुर नहीं जाऊंगी। मैं जीवन भर रूठी रही थी तो मैं अंतिम समय में भी क्या रहूंगी, रूठी रहूंगी। और जब विद्यार्थियों लास्ट में जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो उस समय ये सती भी हुई थी, क्योंकि उस समय सती प्रथा चालू थी। तो लिखो आप क्या लिखा, लिखो। जब ये ईश्वरदास बारहट के साथ, क्योंकि मैसेज कौन लेके गया था, ईश्वरदास ही लेके गया था ना। जब ये ईश्वरदास बारहट, ये भी चारणी है, ईश्वरदास बारहट के साथ जोधपुर आई, महलों में नहीं गई थी है ना, जोधपुर आई, उससे पहले ही आशा बारहट ब्रैकेट महिला ने रूटी रानी का स्वाभिमान जगाते हुए कहा कि जगाते हुए कहा कि, क्या कहा वो लिख लो आप, ये जरूर लिख लेना। मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तज मान, दो दो गयंद न बंदई हेको खंबू ठाण। मान रखे तो पीव रखे तज मान, दो दो गयंद न बंदई हेको खंबू ठाण। और ये दोहा आपको याद होना चाहिए, कल पूछूंगा आते ही, कर लोगे ना याद, अर्थ भी पता होना चाहिए। दोहा बहन जी एक ही लाइन में नहीं लिखा जाता, दो लाइन में लिखते हैं इसको। जब तो एकरा पूर्ण विराम और दोहरा पूर्ण विराम लिख रखा है, लिख रखा है, दोहा में प्रयोग करते हैं एकरा और दोहरा। है, देख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं इसको जरूर नहीं है, आपको याद रहना चाहिए। यानी मान रखना है तो पति को त्याग दे, पति रखना है तो मान को त्याग दे। हाँ, मोबाइल में फोटो खींच लो। लेकिन दो दो गायों का एक ही स्थान पर बांधा जाना असंभव है। और वैसे मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी होगी, इसकी पीडीएफ में है ये, ठीक है ना। ठीक है, लिख लिया सबने, नहीं लिखा है तो जल्दी लिखो। फास्ट चलाओ पेन को। क्या दोहा बोलना है इसको वापस, यानी कि मान रखना है तो पति को त्याग दे, और पति रखना है तो मान सम्मान को त्याग दे, कहने का मतलब ये है। और जिस प्रकार दो गाय एक ही स्थान पर नहीं बांधी जा सकती, उसी प्रकार ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकती, या तो पति रख लो या मान सम्मान रख लो, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आप शुरुआत में छोड़ के चली गई थी। जोधपुर की अन्य रानियों का इस रूखे व्यवहार के कारण, क्योंकि उनका षड्यंत्र था नहीं, रूखे व्यवहार के कारण उमा दे गुरोंज नामक स्थान पे चली गई। कहां चली गई, गुरोंज। युद्ध हो रहा था जब तक, कहां चली गई थी ये, गुरोंज नामक स्थान पे चली गई थी, जोधपुर के पास में पड़ता है, गुरोंज नामक स्थान पर चली गई। अब देखो, फिर वापस अंतिम समय में अपने महल में आ जाएगी, और महल कहाँ है इनका,
अजमेर में, वापस अपने महल में आ जाएगी भाई। एक नोट डाल लें आप, रानियों के रूखे व्यवहार से ये गुरोंज नामक स्थान पर चली गई। अब आपको पता है ये युद्ध तो 1544 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में मालदेव ने 524 दिनों के बाद में वापस जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया था, क्योंकि 524 दिनों तक ही तो शेरशाह सूरी का अधिकार रहा था उस पर। फिर उसके बाद में ये क्या करती, वापस कहाँ जाती, अजमेर में जो इसका दुर्ग है, तारागढ़ की तलहटी, सॉरी दुर्ग क्या, महल, वहां पे आ जाती है। तो इसने अपना अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था, अजमेर के तारागढ़ की तलहटी में, जहां पर इसका महल बना हुआ वहां पर। लिखो, उमादे ने अपना अंतिम समय अजमेर में ही व्यतीत किया था, है ना। अब मैं तारागढ़ की तलहटी वगैरह वो नहीं लिखा रहा हूं, अजमेर में ही व्यतीत किया था। और जब मालदेव का देहांत हुआ 7 दिसंबर 1900, सॉरी 1500, कब, अच्छा 45 में मरा था, 62 में मरा था वो तो, 7 दिसंबर, वो तो शेरशाह सूरी मरा था। शेरशाह सूरी के साथ ये सती होगी क्या, उसकी लुगाई थोड़ी है। 7 दिसंबर 1562 को उसकी पगड़ी के साथ सती हुई थी। मतलब एक तो होता है ना कि किसी व्यक्ति की जब डेथ होती है, उसका जो पार्थिव शरीर होता है उसी के साथ सती हो जाते हैं कई लोग तो, लेकिन ये उसके साथ नहीं हुई थी, उसकी वस्तु के साथ सती हुई थी। वस्तु का क्या थी, उसकी पगड़ी, उसकी पगड़ी के साथ सती हुई थी। अब देखो, सती प्रथा के दौरान अगर कोई महिला अपने पति के साथ सती नहीं होकर, जैसे पति की चिता इधर है और एक महिला की ओर बना देते थे, वहां पर जितनी भी होती थी उनकी वो सारी बना देते थे, और वो भी उन पर सती हो जाती थी। लेकिन ये तो मतलब उनका जो पार्थिव देह है वो तो जोधपुर में संस्कार किया गया, उनका तो अंतिम संस्कार। और इसका इसने जो सती प्रथा का अनुसरण किया वो अजमेर में किया। तो विद्यार्थियों, ये उसकी पगड़ी के साथ हुई थी, तो अपने किसी व्यक्ति की निशानी के साथ, वस्तुओं के साथ सती होना क्या कहलाता है, अनुमरण प्रथा। लिखिएगा नोट, पति की किसी वस्तु के साथ सती होना अनुमरण प्रथा कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुमरण, अनुमरण प्रथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रथा का नाम। अब देखो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं किस शासक के बारे में, मालदेव के बारे में। मालदेव का जो विवाह हुआ रूठी रानी के साथ या उमादे के साथ विवाह, क्योंकि ये विवाह काफी चर्चित है, क्योंकि ये रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है रानी। और रानियों का नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका जरूर पूछा जाता है। और ये कहाँ की राजकुमारी है, जैसलमेर की राव लूणकरण की पुत्री, ध्यान रखना। जो इसके बीच में अनबन हुई, सर आपने वो बात तो सुना ही नहीं कि सौहागरात के दिन किसी दासी के साथ चला गया था नशे में, उसके पास नहीं गया था। तो ये तो फालतू क्लास को एक क्या थोड़ी रोचक बनाने के लिए ऐसी कहानी सुना दी जाती। हाँ, कुछ किताबों में ये जानकारी भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी कारण रहा है, कहने का मतलब दोनों रूठ गए, दोनों में अनबन होगी, और ये अजमेर में आ गई और वो जोधपुर में रहने लग गया अन्य रानियों के साथ। ठीक है, इसके साहित्य के बारे में हमने चर्चा कर ली, इसका स्थापत्य देख लिया हमने, दूर कौन कौन से बनाए उसके बारे में देख लिया, पुत्रियों का विवाह किस किस के साथ किया वो देख लिया, पिता का नाम बताई दिया आपको, गंगा था। और इसके अलावा पुणे इसने किस किस के ऊपर, कौन कौन क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इसने देखो जो आसपास के जो क्षेत्र थे उनके ऊपर किस प्रकार इसने अपना अधिकार किया, बादराजून हो गया, चाहे सांचौर हो गया, चाहे जालोर हो गया, चाहे नागौर हो गया, मेड़ता हो गया, बीकानेर हो गया, इन सबको अपने अधीन कर लिया था इसने। अब हिंदुस्तान का पूर्ववर्त मतलब पहले मुगल बादशाह रहा हुआ था, लेकिन बीच में उसको हटा दिया शेरशाह सूरी ने। क्या, शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर आरोप लगाया था कि भाई आप हुमायूं से जाकर मिले हो। किससे मिले हो, हुमायूं से जाकर मिले हो, हिंदुस्तान का बादशाह के दुश्मन से जाकर मिले हो। तो हम आपके विरुद्ध क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। और उसने युद्ध भी किया, गिरी सुमेल का युद्ध, और इसको हराया भी सही उसने। अब देख लेते हैं हम राव मालदेव और हुमायूं के बीच में क्या मिलाप हुआ था कि नहीं हुआ था, इस घटना को देख ले। हेडिंग डालो आप, राव मालदेव और हुमायूं।
राव मालदेव और हुमायूं। हुमायूं की फोटो ये है हुमायूं। पॉइंट डालो। राव मालदेव और हुमायूं। हुमायूं कौन है? मुगल बादशाह था, है नहीं, है ना? था और बाद में बनेगा, लेकिन इस समय नहीं है, बीच में। अब विद्यार्थियों, एक अफगानी शासक होता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। वो हुमायूं के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। किसके विरुद्ध लड़ता है? हुमायूं से लड़ता है। और हुमायूं को पहले चौसा का, कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में पराजित कर देता है। और चौसा पड़ता है बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और फिर उसके बाद में बिलग्राम के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध को हम बोलते हैं कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। तो इन युद्धों में ये होता है 1539। चौसा का कब होता है? 1539 में होता है। ये कब होता है? 1540 में। मतलब इसमें आंशिक रूप से हरा देता है, इसमें कंप्लीट रूप से हरा देता है उसको। तो यानी कि 1540 में किसका, हिंदुस्तान का बादशाह कौन बन गया? फिर शेरशाह सूरी बन गया। और कब तक रहेगा? 1545 तक। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और इसके उत्तराधिकारी इतने ज्यादा मतलब वो नहीं होंगे, पावरफुल नहीं होंगे। फिर उनको हटा के वापस कौन बन जाएगा? हुमायूं बन जाएगा। लेकिन बीच में तो दर दर की ठोकर खा रहा था ना हुमायूं। तो बीच के दौरान कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये मिला था, और कुछ कहते हैं नहीं मिला था। तो इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं हम। लिखिएगा। चौसा का युद्ध, ब्रैकेट में 1539, और कहाँ कहाँ है ये चौसा का, चौसा नामक स्थान कहाँ है? बिहार। ब्रैकेट में बिहार लिख लेना। तथा बिलग्राम के युद्ध, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540। और बिलग्राम नामक जगह कहाँ है? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ है भाई? यूपी। ब्रैकेट में यूपी लिख लेना। यूपी। कई बार पूछा जाता है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में किसी में पूछ ले। हालांकि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया अभी तक, मुगल वंश के बारे में नहीं पढ़ाया आपको। लेकिन अगर कोई आने वाले एग्जाम में कोई गलती से पूछ ले कि बिलग्राम का युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इतना बीच में थोड़ा सा पॉइंट लिखा देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा अपना क्या फायदा हो जाता है। कई बार एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई। और जब जिस दिन मुगल पढ़ा दिया ना, उसके बाद में तो कुछ ही पूछ लो। गूगल में आपका एक रजिस्टर भरेगा पूरा। कितना? एक रजिस्टर पूरा भराऊंगा। अब आप कहोगे सर मैं तो 200 पेज का रजिस्टर लाऊं, मैं कहता हूँ आप 300 का ले आना। और तो क्या चाहिए? भराने की गारंटी मेरी। सब कुछ कंसेप्ट क्लियर, सब्जेक्ट पूरा ही मजबूत। चौसा का युद्ध लिख लिया? सेंटेंस बना नहीं, वापस बोलो आप। और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। हुमायूं को पराजित कर दिया था। तथा शेरशाह सूरी के हारने के बाद हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं 1541 में सिंध, वर्तमान पाकिस्तान, सिंध की ओर चला गया। तथा सिंध होते हुए बक्कर, बक्कर पहुंच गया।
ये घटना विद्यार्थियों 1541 की, कब की घटना है? 1541। हुमायूं अभी अभी 1540 में पूरी तरह हारा है। किससे? शेरशाह सूरी से। और आपको पता है कि मालदेव जो कि जोधपुर का शासक है, इसके कई दुश्मन किसके पास चला गए विद्यार्थियों? शेरशाह सूरी के पास चले गए। किसके पास चले गए? शेरशाह सूरी के पास। मैंने बताया कल्याणमल चला गया था, नागराज भी इसके पास गया था, और मेड़ता का बीरमदेव भी गया था। वो उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, तो इनके पास क्या मैसेज आते रहते हैं, इनके काफी गुप्तचर होते हैं, तो इनके पास मैसेज आ रहा था। तो मालदेव तो खुद ही इसका इलाज करना चाहता था, शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी किसका इलाज करना चाहता था? मालदेव का। और लास्ट में इलाज भी कर दिया इसका, ध्यान रखना। अब ये मालदेव इसके पास संदेश भिजवाता, किसके पास? हुमायूं के पास, कि आप चाहो तो शेरशाह सूरी से वापस युद्ध लड़ो और मैं आपके साथ हूं। उसने कहा, एक छोटी सी रियासत का शासक कह रहा मैं आपके साथ हूं, मैं बुरी तरह आ रहा हूं, पहले ही दोबारा और मारेगा। उस समय जिंदा तो छोड़ दिया, अब जान से मार देगा मुझे। तो वो उस समय इसके पास नहीं आता। कहने का मतलब ये, इसकी ये संदेश जो भेजता है उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है वो। और फिर बाद में आता, बताया, कोई कहता है कि काफी समय बाद में आता है, फिर वो कहता है कि अब तो कुछ नहीं है, अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब शेरशाह सूरी को काफी समय हो चुका है शासक बने हुए, और वो मजबूत हो गया है अब। लिखिएगा, इसी समय मालदेव ने हुमायूं के पास एक संदेश भेजा कि वह शेरशाह सूरी के विरुद्ध सहायता देने के लिए उद्यत है। उद्यत का मतलब तैयार। शेरशाह सूरी के विरुद्ध सहायता देने के लिए उद्यत है, तैयार है। क्योंकि विद्यार्थियों, मालदेव चाहता था कि हुमायूं इसके साथ हो जाए। मालदेव क्या चाहता था? हुमायूं मेरे साथ। हुमायूं तो वैसे हारा हुआ है, मतलब इसके इरादे अलग थे। ये खुद दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। ये क्या करना चाहता था, जैसे इधर की, यहां से जैसे जोधपुर की तरफ से आगरा की तरफ जाता, कहा जाता, आगरा की तरफ जाता, तो आगरा के जो हुमायूं के समर्थक लोग थे वो मालदेव को सपोर्ट करते कि नहीं करते? दूसरी बात, इन्होंने योजना बनाई कि एक तरफ से आप आक्रमण करना, एक तरफ से मैं आक्रमण करूंगा, दोनों तरफ से घेर के मारेंगे। किसको? शेरशाह सूरी को मारेंगे। और उसके बाद में ये दिल्ली पर जाना चाहता था। लिखिएगा, इस संदेश में लिखा हुआ था कि शेरशाह सूरी की अनुपस्थिति में मालदेव दिल्ली पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा और हुमायूं के नाम से अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा सकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का बादशाह रहा हुआ है हुमायूं भी, तो उसके भी तो सपोर्टेड लोग होंगे ना पहले। प्रयास करेगा। परंतु हुमायूं ने इस संदेश, ब्रैकेट में सुझाव, की और कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिया। छोटा शासक बोलता रहता वैसे ही, कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हुमायूं को ठट्टा के शासक, ठट्टा पड़ता है विद्यार्थी पाकिस्तान में, कहां पड़ता है? ठट्टा
के शासक शाह हुसैन। ठट्टा के शासक शाह हुसैन की सहायता से गुजरात को जीतने की आशा थी। किसको जीतना चाहते थे? गुजरात को जीतना चाहते थे। और आपको पता है सिंध के टच में ही पड़ता है गुजरात। तो हुमायूं और ठट्टा का जो शासक है शाह हुसैन मिलकर भारत के कौन से क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे? गुजरात पर अधिकार करना चाहते थे विद्यार्थियों। इस पर गुजरात पर अधिकार करना चाहते थे। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था? शाह हुसैन था। क्या नाम था? शाह हुसैन था विद्यार्थियों। तो इसलिए इसने इसके संदेश पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। चलो अगली क्लास में चर्चा करेंगे बाकी।